पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन का भाग 1 पाकिस्तान के लिए मुस्लिम पक्ष का अध्याय 3 अधःपतन से मुक्ति। भारत के विभाजन और पृथक मुस्लिम राज्यों की स्थापना के लिए भारतीय मुसलमान द्वारा की जा रही मांग का औचित्य क्या है, यह विद्रोह क्यों है और शिकायत क्या है। स्वाभाविक आक्रोश से हिंदू यह प्रश्न उठाते हैं। जिस किसी को इतिहास का ज्ञान है उसे यह अनुभूति हुए बिना नहीं रहेगी कि अब यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि राष्ट्रवाद राष्ट्रीय राज्य के निर्माण हेतु समुचित तर्कसंगत आधार है, जैसा कि महान इतिहासकार लॉर्ड एक्टन ने कहा है। पुरानी यूरोपियन व्यवस्था में सरकारों ने न तो राष्ट्रीयता के अधिकारों की मान्यता दी थी और न लोगों ने ही इस पर जोर दिया था। सीमाओं का नियमन शासक परिवार के हित थे, न कि राष्ट्र के, और प्रशासन का संचालन भी जनाकांक्षाओं की परवाह किए बिना ही होता था। जहाँ सभी तरह की स्वतंत्रता का दमन किया जाता था, वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अपेक्षा होना तो अनिवार्य था ही। और फेनेलॉन के शब्दों में, एक राजकुमारी अपने विवाह के भाग स्वरूप राजतंत्र को भी अपने साथ लाती थी। पहले पहल राष्ट्रीयताएं किसी सूची में ही नहीं थी। फिर जब उनमें लोगों में चेतना का सृजन हुआ तो सर्वप्रथम वे अपने वैध शासकों की रक्षा के लिए विजेताओं के विरुद्ध खड़े हो गए। उन्होंने सत्ता हड़पने वाले विजेताओं द्वारा शासित होने से इनकार कर दिया। उसके बाद ऐसा समय आया जब उन्होंने शासकों द्वारा अपने ऊपर किए गए अन्यायों के विरुद्ध विद्रोह किया। इन विद्रोहों को उन विशिष्ट शिकायतों ने बढ़ावा दिया जिनका सुनिश्चित और न्यायसंगत आधार था। उसके बाद फ्रांस की क्रांति ने आमूलचूल परिवर्तन ही ला दिया। उसने लोगों को यह सिखाया कि वे जो कुछ भी करना चाहते हैं उस सब को करने के अपने अधिकार का सर्वोच्च मानदंड अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को बनाएं। इसने जनता की उस सार्वभौमिकता का आह्वान किया जो अतीत से भी अनियंत्रित थी और मौजूद राज्य से भी नियंत्रित नहीं थी। फ्रांसीसी क्रांति की यह शिक्षा सभी उदारवादी विचारकों के लिए एक मान्य सिद्धांत बन गई। मिल ने उसका समर्थन किया। मिल ने कहा कि शायद ही किसी को पता हो कि मानव जाति के किसी भाग को आचरण की छूट हो, भले ही उन्हें यह तय करने की छूट हो कि मानव के विभिन्न सामूहिक संगठनों में से वे खुद को किससे जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सामान्यतः स्वतंत्र संस्थानों के लिए यह एक आवश्यक शर्त है कि सरकारों की सीमाएं राष्ट्रीयताओं के आधार के अनुरूप होनी चाहिए। इस प्रकार इतिहास यह दर्शाता है कि राष्ट्रीयता का सिद्धांत जनाकांक्षाओं की प्रभुसत्ता के लोकतांत्रिक सिद्धांत में अंतर्भूत है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी राष्ट्रीयता द्वारा राष्ट्रीय राज्य की मांग के पीछे शिकायतों का होना जरूरी नहीं है। जनाकांक्षा ही उसे न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। किंतु यदि मुसलमान अपने दावे के समर्थन में शिकायतों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं तो उन्हें सार रूप में इस एक वाक्य में समाहित किया जा सकता है कि संवैधानिक संरक्षण उन्हें हिंदू बहुसंख्यकों के अत्याचार से बचाने में असफल रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन में मुसलमानों ने अपने उन संरक्षणों की सूची पेश की थी जिनको बहुचर्चित 14 सूत्रों के तहत समाहित किया गया था। गोलमेज सम्मेलन में हिंदू प्रतिनिधियों ने उन्हें नहीं माना, अतएव गतिरोध उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश सरकार ने हस्तक्षेप कर एक फैसला दिया जिसे सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवॉर्ड कहा जाता है। इस फैसले में मुसलमानों के सभी 14 सूत्र मान लिए गए। सांप्रदायिक निर्णय को लेकर हिंदुओं में प्रबल कटुता पैदा हो गई। उसमें कांग्रेस सहभागी नहीं बनी, यद्यपि उसने इस निर्णय को राष्ट्र विरोधी बताने तथा मुसलमानों की सहमति से इसे परिवर्तित कराने का अपना अधिकार कायम रखा। मुसलमानों की भावनाओं को आघात नहीं लगने देने को लेकर कांग्रेस इतनी अधिक सतर्क थी कि जब केंद्रीय असेंबली में सांप्रदायिक निर्णय की भर्त्सना का प्रस्ताव पेश हुआ तो कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया, किंतु इसका विरोध भी नहीं किया और वह तटस्थ रही। मुसलमानों का कांग्रेस के इस रवैये को मैत्रीपूर्ण मानना उचित ही था। हिंदू बहुल प्रांतों में कांग्रेस को चुनाव में मिली विजय से मुसलमानों की शांति में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसी संभावनाएं थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकजुट होकर कार्य करेंगी। किंतु हिंदू प्रांतों में 2 वर्ष और 3 माह के कांग्रेस शासन ने उन्हें पूरी तरह निराश कर कांग्रेस का कट्टर शत्रु ही बना दिया। 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया मुक्ति दिवस उनके रोष की गहनता का परिचारक था। गोलमेज सम्मेलन में जो मुसलमान स्वराज्य की मांग में सहयोगी थे वह आज स्वराज के कट्टर विरोधी बन गए थे। कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है जिससे मुसलमान उसके इतने अधिक विरोधी हो गए? मुस्लिम लीग का दावा है कि कांग्रेसी शासन के तहत मुसलमानों का वस्तुतः दमन हुआ है और उनका उत्पीड़न हुआ है। लीग ने इस मामले की जांच करने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए 2 समितियां नियुक्त की गई बताई हैं। किंतु इन मामलों के अलावा जिनकी जांच एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा की जानी अपेक्षित है, 2 बातें असंदिग्ध तौर पर सामने आई।
जिनसे संघर्ष हुआ। पहला, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में मुस्लिम लीग को मान्यता देने से इनकार। दूसरा, कांग्रेस शासित प्रांतों में कांग्रेस का मिले जुले मंत्रिमंडलों का गठन करने से इनकार। जहाँ तक पहला सवाल है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कठोर रूप अपनाया है। कांग्रेस मुस्लिम लीग को अहरारो, द नेशनल मुस्लिम तथा जमीयत उल उलेमा जैसे अनेक मुस्लिम राजनीतिक संगठनों में से एक मानने को तैयार है, किंतु इसे वह मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन नहीं मानती। दूसरी ओर मुस्लिम लीग तब तक विचार विमर्श में शामिल होने को तैयार नहीं है जब तक कांग्रेस उसे भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं मान लेती। लीग के इस दावे को हिंदू अतिरेकी बताते हैं और उसे हास्यास्पद जताने का प्रयास करते हैं। मुसलमान कह सकते हैं कि यदि हिंदू यह जांच पड़ताल करना बंद कर दे कि राष्ट्रों के बीच संधियां कैसी होती है तो उन्हें अपनी दृष्टिकोण की मूर्खता का एहसास हो जाएगा। यह दलील भी दी जा सकती है कि जब कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संधि करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह दूसरे राष्ट्र की सरकार को पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली स्वीकार करता है। किसी भी देश में विद्यमान कोई सरकार समग्र जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, सभी जगह बहुमत का ही प्रतिनिधित्व करती है, परंतु राष्ट्र केवल इसी कारण अपने विवादों को निपटाना अस्वीकार नहीं कर देते कि सरकार जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यदि एक सरकार अपने यहाँ के बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है तो यही पर्याप्त है। मुसलमान यह तर्क दे सकते हैं कि इस मामले में यह बात कांग्रेस व लीग के विवाद पर लागू होनी चाहिए। लीग भले ही संपूर्ण मुसलमानों का प्रतिनिधित्व न करे, परंतु यदि वह उनके बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है तो कांग्रेस को हिंदू मुस्लिम सवाल पर समझौता करने के उद्देश्य से उसके साथ विचार विमर्श में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। वस्तुतः किसी भी देश की सरकार को यह अधिकार है कि वह दूसरे ऐसे देश की सरकार को मान्यता न दे जहां एक से अधिक पक्ष या संगठन सरकार के दावेदार हों। उसी तरह कांग्रेस भले ही लीग को मान्यता न दे, मगर वह नेशनल मुस्लिम्स अथवा अहरारो या जमीयत उल उलेमा में से किसी एक को तो मान्यता दे और दोनों समुदाय के बीच समझौता की शर्त तय करें। वास्तव में उसे इस बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर काम करना चाहिए कि लीग से समझौते अथवा अन्य मुस्लिम दलों से समझौते में से किसी मुसलमानों द्वारा ठुकरा दिए जाने की अधिक आशंका है। कांग्रेस को किसी न किसी से बात करनी ही होगी। किसी से भी बात नहीं करना तो मूर्खतापूर्ण ही नहीं, शरारतपूर्ण भी माना जाएगा। कांग्रेस के इस रवैये से तो मुसलमानों में रोष ही बढ़ेगा और उन्हें विक्षुब्ध करेगा। मुसलमान कांग्रेस के इस रवैये की यह व्याख्या कर सकते हैं कि यह उनके मोर्चे को कमज़ोर करने और उनमें भ्रम पैदा करने तथा फूट डालने का प्रयास है। दूसरे मुद्दे के बारे में मुसलमानों ने मांग की है कि मंत्रिमंडलों में से मुस्लिम मंत्रियों को शामिल किया जाए जिन्हें विधानमंडल के मुसलमान सदस्यों का विश्वास प्राप्त हो। उन्हें आशा थी कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह उनकी इस मांग को मान लेगी, परंतु वे अत्यंत निराश हुए हैं। इस मांग के बारे में कांग्रेस ने वैधानिक मार्ग अपनाया। कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने मंत्रिमंडलों में इस शर्त पर शामिल करना स्वीकार किया कि वह पहले अपने दलों से त्याग पत्र देकर कांग्रेस में शामिल हो और कांग्रेस के संकल्प पर हस्ताक्षर करें। इसका मुसलमानों ने 3 आधारों पर विरोध किया। सर्वप्रथम मुसलमानों ने इसे विश्वासघात की संज्ञा दी। मुसलमानों का कहना है कि उनकी मांग संविधान की भावना के अनुरूप है। गोलमेज सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई थी कि मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। अल्पसंख्यकों ने इस बात पर जोर दिया कि इस आशय के प्रावधान को कानूनी स्वरूप दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर हिंदू यह चाहते थे कि यह मामला सामान्य सम्मति के अनुसार निपटाया जाए। एक मध्यम मार्ग खोजा गया। इस पर सहमति हुई कि प्रांतों के गवर्नरों को दिए जाने वाले निर्देशों में इस बात का प्रावधान किया जाए और उन पर यह दायित्व सौंपा जाए कि वे सुनिश्चित करें कि मंत्रिमंडलों के गठन में लोक सम्मति का आदर हो। मुसलमानों ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि इस प्रावधान को कानूनी रूप दिया जाए, क्योंकि उन्हें हिंदुओं की सद्भावना पर भरोसा था। इस समझौते को उस पार्टी ने तोड़ा जिसने मुसलमानों को आश्वासन दिया था कि उनके प्रति उसका रवैया सही ही नहीं बल्कि संगत व अनुकूल भी होगा। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों ने यह महसूस किया कि कांग्रेस का दृष्टिकोण लोक सम्मति के वास्तविक दायरे का विकृत रूप है। वे निर्देशन पत्र के अनुच्छेद के मूल पाठ पर भरोसा करते हैं और उनकी यह दलील है कि उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो सकता है और वह यह कि ऐसा व्यक्ति जिसे समुदाय का विश्वास प्राप्त हो। कांग्रेस द्वारा अपनाई गई स्थिति इस अनुच्छेद के अर्थों से सर्वथा विपरीत है और देश में सभी दलों को तोड़ने के लिए किया जा रहा छद्म प्रयास है, जिसका उद्देश्य कांग्रेस को ही देश में एकमात्र राजनीतिक दल बनाना है। कांग्रेस के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करने की मांग के पीछे इसके अलावा और कोई इरादा नहीं हो सकता।
हिंदू ही ऐसे सर्वाधिकारीवादी राज्य की स्थापना के प्रयास का स्वागत कर सकते हैं, परंतु मुसलमानों के लिए तो यह एक स्वतंत्र समाज के रूप में मुसलमानों की राजनीतिक मृत्यु मात्र है। मुसलमानों का यह रोष तब और अधिक बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि गवर्नरों ने, जिन्हें यह देखने का दायित्व सौंपा गया था कि समझौता लागू हो, इस बारे में कोई कदम उठाने से ही इनकार कर दिया। कुछ गवर्नर ने तो इस आधार पर इनकार किया कि वे इस वास्तविकता के कारण असहाय थे कि कांग्रेस ही एकमात्र बहुमत प्राप्त दल है जो स्थिर सरकार का गठन करने में समर्थ है, कि कांग्रेस की ही सरकार बनना संभव है और संविधान का निलंबन करने के अलावा इस स्थिति को टालने में अन्य कोई विकल्प नहीं है। अन्य गवर्नरों ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वे कांग्रेस सरकार के सक्रिय समर्थक हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस की प्रशंसा करके अथवा खादी पहनकर, जो कांग्रेस पार्टी की अधिकृत वेशभूषा है, पक्षपात का परिचय दिया। कारण चाहे जो भी हो, मुसलमानों को ऐसा लगा कि एक महत्वपूर्ण संरक्षण उनकी रक्षा करने में असफल रहा है। कांग्रेस ने मुसलमानों के इन आरोपों का दो तरह से उत्तर दिया। पहला तो यह कि वे यह कहते हैं कि मिला जुला मंत्रिमंडलों के सामूहिक दायित्व से असंगत है। इसे मुसलमान एक ईमानदार दलील मानने से इनकार करते हैं। अंग्रेजी ऐसे पहले लोग हैं जिन्होंने इसे अपनी शासन प्रणाली का सिद्धांत बनाया, परंतु वहां भी अब इसे त्याग दिया गया है। ब्रिटिश संसद ने इस मुद्दे पर चर्चा की और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह अब उतना पावन नहीं रहा जितना कि कभी इसे माना जाता था और इसे त्याग देने से शासन तंत्र के सुचारू और प्रभावी ढंग से कामकाज का प्रभावित देना जरूरी नहीं है। दूसरे तथ्यतः कांग्रेस सरकार में कोई सामूहिक दायित्व है ही नहीं। यह सरकार तो विभागों द्वारा चलाई जाती है। प्रत्येक मंत्री दूसरे से स्वतंत्र है और प्रधानमंत्री भी मंत्री के तुल्य हैं। कांग्रेस द्वारा सामूहिक दायित्व की बात करना वास्तव में निरर्थक है। यह दलील असत्य भी है क्योंकि यह एक हकीकत है कि जिन प्रांतों में कांग्रेस अल्पमत में थी वहां उसने मिला जुला मंत्रिमंडल बनाया और अन्य दलों के मंत्रियों से कांग्रेस के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर करने की मांग नहीं की। मुसलमान यह सवाल कर सकते हैं कि यदि मिली जुली सरकार बुरी है तो वह एक स्थान पर बुरी और दूसरे पर अच्छे कैसे हो सकती है। कांग्रेस का दूसरा जवाब यह है कि यदि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे मुस्लिम मंत्री लिए भी हैं जिन्हें मुसलमानों के बहुमत का विश्वास प्राप्त नहीं है, तो भी वे उनके हितों की रक्षा करने में असफल नहीं रहे। वास्तव में उन्होंने मुसलमानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए हर बात की है। निसंदेह यह कथन पोप के उस दृष्टिकोण पर आधारित है जो उन्हें सरकार के बारे में यह कहकर व्यक्त किया था, सरकार के स्वरूप के बारे में मूर्खों को बहस करने दीजिए, जो श्रेष्ठतम प्रशासन दे सके वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा लगता है कि यह जवाब देते हुए कांग्रेस हाईकमान ने सही तौर पर यह समझा ही नहीं है कि मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों की वास्तविक धारणा क्या रही है। उनका विवाद इस बात को लेकर नहीं है कि कांग्रेस ने मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का कुछ भला किया है या नहीं। उनका विवाद सर्वथा अलग मुद्दों को लेकर है। क्या स्वराज के तहत हिंदू शासक हिंदू जाति के होंगे और मुसलमान तथा अल्पसंख्यक उनके प्रजाजन होंगे? मिले जुले मंत्रिमंडल के लिए की गई मांग में यही मुद्दा निहित है। उस पर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों ने निश्चित रवैया अपनाया है। वे प्रजाजनों की स्थिति स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह कहना कि सत्तारूढ़ समुदाय ने शासितों का भला किया है मुद्दे से सर्वथा अलग है और इसे अल्पसंख्यकों की सोच का कोई जवाब नहीं कहा जा सकता है कि वे शासित जन जैसा व्यवहार सहन करने को तैयार नहीं हैं। अंग्रेजों ने भारत में भारतीयों की भलाई के लिए बहुत से काम किए हैं। उन्होंने सड़कों को सुधारा है, नहरें अधिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बनाई हैं, रेल का निर्माण कर परिवहन को सुधारा है, नाम मात्र के शुल्क पर पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था की है, तार भेजने की व्यवस्था की है, मुद्रा में सुधार किया है, माप तोल प्रणाली का विनियमन किया है, भूगोल, नक्षत्र विद्या और औषधियों के बारे में उनकी सोच को सही किया है और उनके आंतरिक झगड़ों को रोका है तथा उनकी आर्थिक हालत भी एक सीमा तक सुधरी है। सरकार के इन भलाई वाले कामों के बावजूद क्या कोई भारतीयों से यह कहता है कि वे अंग्रेज के आभार माने और स्वशासन या स्वराज्य के लिए आंदोलन करना छोड़ दें? अथवा क्या सामाजिक उत्थान के इन कार्यों के कारण भारतीयों ने अंग्रेजों द्वारा उनसे किए जाने वाले शासित जाति के व्यवहार का विरोध करना छोड़ दिया है? स्पष्ट है कि भारतीयों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वे इन कल्याणकारी कार्यों से संतुष्ट नहीं हुए और अपना शासन स्वयं चलाने के अधिकार की प्राप्ति के लिए आंदोलन जारी रखा हुआ है। होना भी यही चाहिए, जैसा कि आयरिश देशभक्त क्यूरेन ने कहा था। कोई भी व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी का आभारी नहीं हो सकता। कोई भी महिला अपने स्त्रीत्व की कीमत पर किसी का आभार व्यक्त नहीं कर सकती और कोई भी राष्ट्र अपनी गौरव गरिमा की कीमत पर किसी का आभारी नहीं बन सकता।
इसके विपरीत कोई भी व्यवहार यही दर्शाएगा कि उसका जीवन दर्शन वैसा ही है जैसे कलाइल ने शूकर दर्शन का नाम दिया है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस हाईकमान को यह अनुभूति ही नहीं हो पा रही है कि मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यक कांग्रेस के द्वारा दिए जा रहे सुझावों की अपेक्षा अपनी पहचान और आत्मसम्मान को ज़्यादा महत्व देते हैं। जो लोग अपने आत्मसम्मान के बारे में अधिक सजग हैं वे ऐसे शूकर नहीं हैं जो सिर्फ ऐसे भोजन के लिए ही चिंतित रहते हैं जिससे उनका मोटापा और बढ़े। उनमें जो गौरव बोध है उसे वे स्वर्ग के बदले भी त्याग देने के लिए तैयार नहीं होंगे। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि भोजन से जीवन अधिक मूल्यवान है। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि कांग्रेस हिंदू संगठन नहीं है। एक ऐसा संगठन जो अपने गठन में हिंदू ही है वह हिंदू मानस की ही अभिव्यक्ति करेगा और हिंदू आकांक्षाओं का ही समर्थन करेगा। कांग्रेस और हिंदू महासभा में इतना ही अंतर है कि जहां हिंदू महासभा अपने कथनों में अधिक अभद्र और अपने कृत्यों से भी कठोर है, वहीं कांग्रेस नीति निपुण और शिष्ट है। इस तथ्यगत अंतर के अलावा कांग्रेस और हिंदू महासभा के बीच कोई अंतर नहीं है। इसी तरह यह कहने का भी कोई लाभ नहीं है कि कांग्रेस शासक और शासित के बीच कोई अंतर नहीं मानती। यदि ऐसा ही है तो कांग्रेस को अन्य समुदायों को स्वतंत्र और बराबर का सहभागी मानकर अपनी सदाशयता का परिचय देना चाहिए। ऐसी मान्यता की कसौटी क्या है? मेरी राय में तो एक ही कसौटी हो सकती है, वह है अल्पसंख्यक समुदाय के प्रभावी प्रतिनिधियों को सत्ता में भागीदारी देने की सहमति। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? प्रत्येक व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर जानता है। कांग्रेस किसी समुदाय के किसी ऐसे सदस्य के साथ सत्ता में हिस्सेदारी को तैयार नहीं है जो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हो। कांग्रेस के प्रति निष्ठा सत्ता में भागीदारी की पूर्व शर्त है। कांग्रेस का यही नियम प्रतीत होता है कि यदि कोई समुदाय कांग्रेस के प्रति निष्ठावान नहीं है तो उसे राजनीतिक सत्ता से परे रखा जाए। राजनीतिक सत्ता में शामिल नहीं किया जाना ही सत्तारूढ़ जाति और शासित जाति के बीच अंतर का सार है। और जब तक कांग्रेस इस सिद्धांत को कायम रखेगी तब तक यही कहा जाएगा कि कांग्रेस जब गद्दी पर थी तो भी उसने इस तरह का भेदभाव बरता था। मुसलमानों को यह शिकायत हो सकती है कि उन्होंने काफ़ी कष्ट भोग लिया है और इस तरह उन्हें शासित जाति की स्थिति में पहुंचा दिया जाना अंतिम प्रहार की लोकोक्ति को ही साकार करना है। देश पर ब्रिटिश अधिकार के साथ ही साथ भारत में उनका पराभव और पतन शुरू हो गया था। अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए प्रत्येक व्यवस्थापन, प्रशासनिक अथवा कानूनी परिवर्तन से मुस्लिम समुदाय पर अनेक प्रहार हुए हैं। भारत के मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को अपने कानून और नागरिक मामलों में अपनी प्रणाली कायम रखने की अनुमति दी थी। ब्रिटिश शासन ने जो पहला काम किया वह यह है कि उसने शनशने हिंदू फौजदारी कानून समाप्त किया और मुस्लिम फौजदारी कानून बनाया, जिसे हिंदुओं और मुसलमानों पर लागू किया और फिर धीरे धीरे मुस्लिम फौजदारी कानून के स्थान पर मैकाले की दंड संहिता लागू करके अपना ही कानून थोप दिए। मुस्लिम समुदाय की हैसियत और गौरव पर यह पहला आघात था। इसके बाद शरीयत अथवा मुस्लिम नागरिक कानून के क्षेत्राधिकार को घटाया गया। इसका क्रियान्वयन व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित मामलों जैसा विवाह और उत्तराधिकार तक ही सीमित कर दिया और वह भी उसी हद तक जिसकी ब्रिटिश अनुमति दे। इसके साथ ही साथ 1837 में फारसी भाषा को, जो अदालतों और सामान्य प्रशासन की सरकारी भाषा थी, समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर अंग्रेजी और देशी भाषाओं को लागू किया गया। उसके बाद काजी हटाए गए जो मुस्लिम शासन के दौरान शरीयत को लागू करते थे। उसके स्थान पर विधि अधिकारी और न्यायाधीश नियुक्त किए गए जो किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, परंतु उन्हें मुस्लिम कानून की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त हो गया और उनके फैसलों को मानने के लिए मुसलमानों को बाध्य कर दिया गया। मुसलमानों को लगे ये प्रबल आघात थे। परिणामतः मुसलमानों को यह प्रतीत हुआ कि वे प्रतिष्ठा से वंचित हो गए। उनके कानून हटा दिए गए, उनकी भाषा त्याग दी गई और उनकी शिक्षा अपना वित्तीय महत्व गंवा बैठी। इनके साथ ही साथ सिंध और अवध के अधिग्रहण तथा विद्रोह के कारण भी उन पर प्रचंड प्रहार हुए। इनमें से अंतिम ने तो मुसलमानों के उन उच्च वर्गों को विशेष रूप से प्रभावित किया जिन्हें गदन में उनकी संदिग्ध लिप्तता के कारण दंडित करते हुए ब्रिटिश सत्ता ने व्यापक रूप से उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। गदर की समाप्ति के साथ ही मुसलमानों और उनके गौरव को, चाहे वो उच्च वर्ग के थे या निम्न वर्ग के, इन घटनाओं ने गहरे तक आघात किया। इनमें निराशा बढ़ी तथा निर्धनता ही उनका प्रारब्ध बन गई। प्रतिष्ठा, शिक्षा और संसाधनों से वंचित मुसलमानों को हिंदुओं का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया। ब्रिटिश सत्ता ने तटस्थ का दावा किया था और वह दोनों समुदाय के बीच संघर्ष के परिणाम से भी उदासीन रही। नतीजा यह हुआ कि मुसलमान संघर्ष में पूर्णतः पिछड़ गए। भारत पर ब्रिटिश विजय ने दोनों समुदाय के सापेक्ष स्थिति में एक पूर्ण राजनीतिक क्रांति ही ला दी। मुसलमानों ने 600 वर्षों तक हिंदुओं पर हुकूमत की थी। ब्रिटिश सत्ता के आने से भी वे हिंदुओं के स्तर पर ही धकिया दिए गए।
मालिकों से वह सहयोगी प्रजाजन बना दिए गए। यह पराभव ही बहुत था। किंतु सहयोगी प्रजाजनों की अपेक्षा हिंदुओं की प्रजा बन जाना तो निश्चय ही अपमानजनक है। मुसलमान पूछते हैं कि क्या यह अस्वाभाविक है यदि वे इस विषम स्थिति से बचने के लिए एक पृथक राष्ट्र की स्थापना की मांग करते हैं, जिसमें मुसलमान एक शांतिपूर्ण ग्रह प्राप्त कर सकें और जिसमें शासक जाति और शासित जाति के बीच के तनावों द्वारा उनकी जिंदगी को मुसीबत में डालने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी।